हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरसी। पिछला लेक्चर के साथ हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स स्टार्ट किया था और वहाँ हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ अ मशीन एंड व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म। इस लेक्चर में उसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं एंड हेयर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ मशीन्स, दैट इज सब्जेक्ट है क्या। देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं हम उसकी बात, उनकी थ्योरी की बात इस सब्जेक्ट में करेंगे। बट मोटा मोटा ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका एक तीसरा पार्ट भी है, वाइब्रेशन इंजीनियरिंग, जिसको मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में उसको अगर एक अलग सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है तो उसमें मैथमेटिकल मॉडल बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि थ्योरी ऑफ मशीन्स में नहीं होते उतने ज़्यादा, राइट। तो थ्योरी ऑफ मशीन में जो वाइब्रेशन डील किया जाता है बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाता। तो मोटा मोटा कॉम और डॉम में पढ़ाऊंगा, इस सीरीज़ में वाइब्रेशन भी हम पढ़ेंगे। बट अगर आपके कॉलेज में वाइब्रेशन इंजीनियरिंग अलग से एक सब्जेक्ट है तो हो सकता है कि टॉम का सिलेबस उसे पूरी तरीके से कवर ना कर पाए, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो कॉम जनरली हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था और डॉम 5th सेमेस्टर में, राइट। और ये दोनों इसी के आसपास सेकेंड और थर्ड ईयर में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। कॉम स्टैंड्स फॉर काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, राइट, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। अब अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास 11th याद है तो क्लास 11th में मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जो कि होती है स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स दो पार्ट से दो अप्रोचेस से पढ़ाई जाती है, जो कि है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की अप्रोच। तो यहाँ पर भी हमारा जो थ्योरी मशीन है ये भी उन्हीं दो अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड है, विच इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। अब काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? वो ब्रांच जिसमें हम मोशन की स्टडी तो करते हैं लेकिन फोर्सेस की बात नहीं करते, यानी कि उस मोशन को करवा कौन रहा है। आप देखेंगे इट डील्स विद द रिलेटिव मोशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मैकेनिज्म विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशंस। तो आपने देखा है कि मैकेनिज्म के, या मैकेनिज्म, या क्यों कहूँ कि एक मैकेनिज्म में भी डिफरेंट पार्ट है तो उसमें, या फिर एक मशीन के अंदर जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके मोशन की हम स्टडी करते हैं, उनके रिलेटिव मोशन की बात तो करते हैं, लेकिन उस मोशन को करवा कौन रहा है, उसका कॉज क्या है, हम कॉज की बात नहीं करते हैं। हमारा बेसिक फोकस इफेक्ट की तरफ होता है, वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है। आप देखते हो ना काइनेमेटिक लिंक्स और पेयर्स, तो बेसिकली कॉम का पार्ट यही है, वेलोसिटी एनालिसिस है ना, एक्सेलरेशन एनालिसिस की कोई पार्ट है अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना वेलोसिटी में चेंज है, क्यों हो रहा है, इसकी बात नहीं करते, राइट। तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। और मोशन के पैरामीटर्स कौन होते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बेसिकली उनकी बात करेंगे। वहीं डायनेमिक्स ऑफ मशीन में मोशन की स्टडी होगी लेकिन फोर्सेस के साथ। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ द फोर्सेस इम्प्रेस्ड अपॉन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मैकेनिज्म। द फोर्सेस कैन आइदर बी स्टैटिक और डायनेमिक। आपने कहा सर फोर्सेस की स्टडी तो करेंगे, वो भी दो तरह की होती है। मान लीजिए बहुत सारी फोर्सेस लगने के बाद आपका पार्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो फोर्सेस स्टैटिक फोर्सेस हैं, लग रही हैं लेकिन कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, या तो बैलेंस हो जा रही हैं। या फिर डायनामिक फोर्सेस हो सकती है कि आपका पार्ट मोशन में है, यानी कि फोर्सेस लग भी रही है और कुछ काम भी करवा रही है, मोशन करवा रही है, राइट। तो कॉम के अंदर ऐसे ही टॉपिक्स होंगे जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एनालिसिस, लिंक पेयर वगैरह। डॉम के अंदर कैसे टॉपिक होंगे? गवर्नर्स हो गए, जायरोस्कोप, बैलेंसिंग, बेसिकली जहां पर फोर्स की बात करी जाएगी। कैम एंड फॉलोअर्स हो सकते हैं, गियर एंड गियर ट्रेन्स हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरह के टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे। तो मैं पूरा थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ाऊंगा। हम शुरुआत करेंगे गवर्नर्स के साथ। अब जैसा कि मैंने कहा कि डायनेमिक्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, किन किन के अंदर? काइनेटिक्स और स्टैटिक्स। देखिए, डायनेमिक्स का मतलब क्या है? फोर्स की स्टडी। तो सर फोर्सेस भी क्या हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं। एक उस तरीके के कि वो फोर्सेस मिलके एक बॉडी को चला रहे हैं, यानी कि बॉडी मोशन में हो, तो उन फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं काइनेटिक्स के अंदर। ऐसे फोर्सेस जो मिलके बैलेंस हो जा रहे हो, जो बॉडी को चला नहीं पा रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं, वो होते हैं स्टैटिक्स के अंदर। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फोर्सेस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, यानी कि अगर आपके फोर्सेस की वजह से नेट इफेक्ट ये है कि बॉडी मोशन में है, यानी कि उसका कुछ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है, तो उन फोर्सेस की स्टडी हम करेंगे काइनेटिक्स के अंदर। और ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, उनकी स्टडी करेंगे स्टैटिक्स के अंदर। बट दोनों के अंदर फोर्सेस की स्टडी है, फोर्सेस इंक्लूडेड है, तो दोनों पार्ट किसका है? डायनेमिक्स का। समझ में आ रही है? डायनेमिक्स दो पार्ट में है, काइनेटिक्स और स्टैटिक्स, लेकिन जो मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में होता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। फिर डायनेमिक्स के दो पार्ट, राइट। तो आप इसी तरीके से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी विच वाज स्टडी ऑफ मोशन, राइट। स्टडी ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं इसको?
सर स्टडी ऑफ मोशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप मैकेनिक्स के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन सब की चर्चा करते हैं और हम कॉज की बात भी करते हैं। अब कॉज की बात करेंगे तो उसके लिए एक अलग पार्ट बना दिया डायनेमिक्स, और अगर हम सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे मोशन की तो उसके लिए हमने अलग पार्ट बना दिया काइनेमेटिक्स। तो देखिए काइनेमेटिक्स होता क्या है, इट इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। तो यहाँ हम चर्चा किसकी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, राइट। आपको पता है वेलोसिटी होती क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो हम जब इन पैरामीटर्स की चर्चा करते हैं, सिर्फ इन्हीं की, आप नोटिस करना है यहाँ पर कहीं भी फोर्स की बात नहीं करी है मैंने, तो ऐसा पैरामीटर्स उनकी जब हम चर्चा करते हैं तो काइनेमेटिक्स है। तो उसी तरीके से डायनेमिक्स क्या होगा, अब देखना एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये दोनों लिंक हो जाते हैं, वो करवाता हूँ। डायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस। आपको पता है कि फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो एफ नेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एम वी वैक्टर, एम बाहर निकाल लूँ तो एम वी वैक्टर। आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास तो कांस्टेंट है, यही आपका नेट फोर्स आता है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये तो एम इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक बार आपको फोर्स कैलकुलेट हो गया, आपने फोर्स निकाल लिया, वहां से आपके पास मास पता है तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा, 1/m एफ फैक्टर। एक बार आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अगेन जो फॉर्मूले आप काइनेमेटिक्स में लगाते हैं वो डायनेमिक्स में भी लगा सकते हो। यानी कि आपको एक्सेलरेशन निकालने से मतलब है, एक्सेलरेशन निकाला, फोर्स का फॉर्मूला लगा के निकालो, चाहे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके निकालो, एक बार एक्सेलरेशन निकाल लिया उसके बाद सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ मोटा मोटा आपने देखा कि आपका जो कार्यक्रम है वो मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर हमने मास की बात नहीं करी थी, राइट। तो आपने देखा कि आपका जो मास है वो डायनेमिक्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मास का मतलब क्या होगा, इनर्शिया, ठीक है। जब आप मोशन में होते हो तो आपके मास से ज़्यादा हमें जो चिंता होती है वो होती है इनर्शिया की, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा। तो कोई बॉडी है उसका इनर्शिया कितना ज़्यादा है, अगेन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सर उससे फ़र्क पड़ेगा कि वो रुकेगी नहीं रुकेगी, रेस्ट में आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितना आगे जाके रुकेगी, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से आगे तो नहीं निकल जाएगी। यानी कि आप कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग फोर्स या फिर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप फोर्स की चर्चा करना चाहते हैं तो आप डायनेमिक्स में जाएंगे, नहीं करना चाहते आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, यू डू नॉट इवन केयर कि भाई आपका जो बॉडी है वो कितना आगे जा रहा है, आपको इस बात से फर्क पड़ रहा है कि कितना जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्यों जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। तो ये मोटा मोटा डिस्कशन है, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। क्लास 11th का है ये जो पूरा स्लाइड है, मैंने जो भी कुछ भी समझाया ये सब क्लास 11th के ऊपर है। तो डायनेमिक्स में मास इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स में नहीं है। तो कॉम के अंदर जिस तरह के टॉपिक्स होंगे आप अपने एक बार बुक उठा के देखिए, सिलेबस उठा के देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और मैं जिन्होंने नहीं देखा मैं इसमें बता देता हूँ। जनरली मेरा जो बेस है जिसके बेसिस पर मैं एक कोर्स बना रहा हूँ वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय एस रतन, और बहुत अच्छी बुक है। न्यूमेरिकल्स में कुछ गलतियाँ आपको मिलेंगी जो कि हर किताब में मिलती है, आपको इसमें भी स्टैंडर्ड है। मुझे नहीं पता कि इतने अपडेट के बाद भी वो गलतियाँ क्यों खत्म नहीं होती। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, खरीद सकते हो, मार्केट से ले सकते हो, सेकंड हैंड मिल जाए, सीनियर से मिल जाए, लाइब्रेरी से मिल जाए, वेल एंड गुड। अच्छी किताब है, बोर्ड्स भी आपका बहुत प्यार से, सॉरी आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो भी बहुत प्यार से निकालेगी। और जो बेसिकली आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे AN JN वगैरह की, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। हम भी इसी को फॉलो करेंगे। और भी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, बट मेरी ट्यूनिंग इसी बुक के साथ है क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर भी यही पढ़ी थी, तो आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ मशीन्स कि हम किस तरीके से इन्हें क्लासीफाई करते हैं। अगला ही जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर्स, राइट। जब गवर्नर खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे जैसे कि जायरोस्कोप और बैलेंसिंग। तो बेसिकली मैं 5th सेमेस्टर की जो डॉम है डायनेमिक्स ऑफ मशीन, उनके टॉपिक्स को पहले लूंगा और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन को उसी क्रम में हम बाद में लेके चलेंगे। उसका कारण भी है, काइनेमेटिक्स अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 3 चैप्टर लाइन से हैं, जैसे कि लिंक, वेलोसिटी एनालिसिस और एक्सेलरेशन एनालिसिस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लंबा समय लेते हैं। थ्योरी मशीन में ये 3 चैप्टर मिला के आप मान लीजिए 30-35% टाइम खा जाते हैं, तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, उनको हम लास्ट में लेंगे। तो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं
गवर्नर्स के साथ। फिर जाइरोस्कोप बैलेंसिंग वगैरह चीज़ें भी हम देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसे एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।